the real principle of equality. लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जॉइंट फैमिली के कितने सोशल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं। उदाहरण के रूप में भी देखा कि जॉइंट फैमिली के कारण इंटरनेशनल डायमंड मार्केट में इंडिया नंबर 1 रहा। लेकिन नई जनरेशन जॉइंट फैमिली सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बारे में उनकी जो रॉन्ग बिलीफ है, हमने उसे भी जाना। उस बिलीफ को तोड़े ऐसी जॉइंट फैमिली सिस्टम को भी हमने जाना। तो आइए ऐसे और भी जॉइंट फैमिली के अच्छे पहलू को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जॉइंट फैमिली में कुटुंब के सब सदस्य शालीन व्यवहार वाले ही हों, किसी में स्वार्थ प्रपंच ना हो, किसी में क्रोध अहंकार आदि ना हो, सब सदस्य बड़े संत जैसे हों, ऐसा नहीं है और प्रायः ये संभव भी नहीं है। जॉइंट फैमिली का कोई भी सदस्य कुछ भी करे, स्वार्थ से भरा व्यवहार करे, अपने कुल को शोभा ना दे ऐसी प्रवृत्ति करे, फिर भी कुटुंब उसे गले लगाकर रखे, ऐसी बात भारतीय कौटुंबिक भावनाओं में नहीं थी। साथ में ये बात भी सच थी कि उसे ठुकरा दें, घर से निकाल दें या उसके साथ खराब व्यवहार करें, ऐसा भी नहीं था। उसमें कितनी भी कमी या गलती हो, फिर भी उसकी भलाई, हित और अच्छा करने की ही मन में भावना रहती थी। उसका बुरा हो ऐसी तमन्ना कौटुंबिक भावना में नहीं थी। उसमें फंडामेंटल बेस के रूप में ऐसी फैमिली फीलिंग होती थी कि ये सब मेरे कुटुंब के सदस्य हैं। उनकी भलाई के लिए जो भी करना पड़े वो करने की तैयारी भी होती थी और उसके लिए कुटुंब के लीडर्स को राइट्स भी दिए जाते थे। कुटुंब के बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक डाउन करने वालों को डिसिप्लिन में लाने के लिए कुटुंब के बुजुर्ग कठिन स्टेप्स या एक्शन भी लेते थे। ऐसे व्यवहार से गलती करने वालों में भी बदलाव आता था। उनके जीवन में तो चेंजेस आते ही थे, लेकिन फैमिली के लीडर्स में भी क्या बदलाव आते थे, ये सुनने जैसा है। फैमिली के लीडर्स अपनी ड्यूटी निभाने से नेचुरली ब्रॉड थिंकिंग, ब्रॉड बेस वाले बनते थे। लेकिन आज ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सबके राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का अवकाश, अधिकार ही नहीं रखा। आज कुटुंब के बुजुर्ग की हालत तो यह है कि अगर वो सदा मौन रहे तो ही अच्छा है, वरना उनका मजाक उड़ाया जाता है। ये डार्विनिज्म का फल है। ये थ्योरी प्रूवन, क्लासिफाइड और एस्टेब्लिश्ड नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट भी कहते हैं, नोबेल प्राइज विनर भी कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये थ्योरी सबके दिमाग पर थोपी जा रही है। आज सबको सिखाया जा रहा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, आगे बढ़कर सिखाया कि वो गधे थे, वन सेल थे। उसी के कारण आज पढ़े लिखे युवा सोचते हैं कि हमारे माँ बाप अनपढ़ हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं। उसकी वजह से ही यंगस्टर्स बुजुर्गों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि सिर्फ डिग्री, एजुकेशन काफी नहीं है। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। बुजुर्गों के पास अनुभव और विरासत में जो ज्ञान है, वो नई जनरेशन के जवान के पास नहीं है। इसलिए बुजुर्गों को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए स्कोप देना ही चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स वन रिस्पॉन्सिबल। जब तक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, तब तक उसके नेचर, व्यवहार में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। जब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तब ही बदलाव की संभावना खड़ी होती है। ऐसे हजारों दृष्टांत मिलते हैं और शास्त्र में भी ये बात आती है। इसी कारण लीडरशिप को स्कोप देना चाहिए। साथ में बुजुर्ग के प्रति कुटुंब के सदस्यों को रिसेप्टिविटी, एक्सेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए। जॉइंट फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझकर इंप्लीमेंट करने पर जरूर से परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, आपका और दूसरों का विकास भी होगा।
लेकिन अफसोस है कि संयुक्त कुटुंब में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसका ज्ञान आज की नई जनरेशन को नहीं है। हमारे यहां आज महिलाओं के लिए झूठे प्रचार और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है, किंतु हमारी कौटुंबिक व्यवस्था, हमारी विरासत में महिलाओं को जो प्रिविलेजेस थे, उससे कहना पड़ेगा कि उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं था। मिडिवल पीरियड में अगर इनजस्टिस हुआ तो उसे हमारे धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र ने मंजूर नहीं किया। अवसरोचित योग्य रिफॉर्म भी लाना जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर मूलभूत मजबूत नींव समान भारतीय समाज व्यवस्था को तहस नहस करना भारी पाप गिना जाएगा। भारतीय सोशल सिस्टम में जेंडर बेस्ड डिफरेंशिएटेड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किंतु कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट के लिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अच्छी नई जनरेशन का निर्माण करना हो तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। इक्वालिटी के नाम से आप लोग झूठे प्रचार में फंस जाते हैं, किंतु रियल इक्वालिटी क्या है उससे अच्छी तरह जानना जरूरी है। इक्वालिटी का प्रिंसिपल भूतकाल में भी था। कुटुंब के सभी सदस्य एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते थे। एक व्यक्ति कमाता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए इक्वल रहता। जो इंडिविजुअल है उसमें भारतीय परंपरा की कौटुंबिक भावना ने एक ब्रॉडनेस लाई है। कुछ लोग मानते हैं कि आज ये सब टूट चुका है। बात सही है, टूटा है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं टूटा। अभी भी उसे रिवाइव कर सकें ऐसी आशा है। अब इसी जॉइंट फैमिली सिस्टम का विस्तार करते हुए भारतीय धर्मशास्त्रों ने एक नया आदर्श दिया है। वो कहते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों को ही फैमिली के रूप में मानना नैरो कॉन्सेप्ट है, नैरो माइंडेड थिंकिंग है। इसलिए उसी का विस्तार करते सारी मानव सृष्टि को फैमिली के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उससे आगे सारी जीव सृष्टि को भी एक परिवार, कुटुंब के सदस्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए धर्मशास्त्र आत्म औपम्य भावना दिखाते हैं। वसुदैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या यह भावना प्रैक्टिकल है? अगर प्रैक्टिकल है तो उसमें हर्डल्स लाने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? उन्हें ओवरकम कैसे किया जाए? अच्छे विश्व का निर्माण करने में भारत का योगदान कैसा होना चाहिए? इन सब के बारे में हम जानने के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्रिटिकल एनालिस्ट पूज्य श्री की यूनिक विजन के साथ।